वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ तक अपन ने जो छोड़ा था सेकेंड ईयर में अपन पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम अपना जो पेपर चल रहा था वो चल रहा था न्यूमेरिकल एनालिसिस का। न्यूमेरिकल एनालिसिस ये वाला पेपर चल रहा था अपना संख्याक फलन का। ये अपना पेपर चल रहा था। इसमें अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसके अंदर जो ऑपरेटर्स थे उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। ऑपरेटर में अपन ने डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, नेबुला के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट चलेंगे तो उसमें आएगा अपना जो ई ऑपरेटर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपसे सभी से एक एडवाइस देना चाहूँगा कि पीछे वाले लेक्चर्स सारे देखें, उसके बाद ही कंटिन्यू करें। अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्टिंग के जितने भी आपके रियल जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसके जितने भी लेक्चर आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद आप इन सबको कंटिन्यू करें। तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ जो डेल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, अपन ने उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, एक दो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो एक नज़र इन क्वेश्चंस के ऊपर डालते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान ज्ञात कीजिए, इवेल्युएट। एंड क्वेश्चन है अपना नंबर 1, डेल की पावर 6 ए अक्स -1 बी अक्स स्क्वायर -1 एंड सी अक्स क्यूब -1। और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका, वो है डेल की पावर n ए अक्स की पावर n प्लस बी अक्स की पावर n-1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्लियर है सभी को? अब इस पे एक बार चर्चा करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, यदि आपके पास y बराबर fx कोई फंक्शन है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि y बराबर fx आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये कह रहा है ये फंक्शन अक्स के अंदर, अक्स में n घात का फंक्शन है, यानी कि n घात का फलन है। ये क्या कह रहा है साथ में? जो fx है आपका वो अक्स में कितने घात का फलन है? n घात का फलन है। तब ये कह रहा है तब इसका जो nवां अंतर होगा, इसका जो nवां अंतर होगा वो क्या होगा? हमेशा वो कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? वो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि एक अचर होगा। क्लियर है सभी को? ये क्या कह रहा है कि y बराबर fx कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपको दे देगा ये निवन, और वो कह रहा है कि अक्स में कितने घात का फंक्शन है? वो n घात का फलन है। तब ये कह रहा है तब उसका जो nवां अंतर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तथा n+1वां अंतर, तथा इसका n+1वां अंतर वो क्या होगा? वो 0 होगा। इसका n+1वां अंतर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि मान लो कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है fx बराबर x की पावर n। ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितने अक्स में कितने घात का है? n घात का है। तब ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि डेल की पावर n fx, यानी कि डेल की पावर n x की पावर n आपको क्या मिलेगा? कोई कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि कोई अचर मिलेगा। तथा साथ में ये कह रहा है कि इसका जो n+1वां अंतर होगा, यानी कि डेल n+1 fx, यानी कि fx का मान क्या दिया हुआ है? x की पावर n बराबर ये क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज 0 मिलेगा। क्लियर है? ये क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा नोट आप याद रखना, ये ध्यान में रखना आप हमेशा, कि यदि डेल की पावर n अक्स की, डेल की पावर m अक्स की पावर n, ये इस प्रकार से हो, डेल की पावर n अक्स की पावर m, तथा साथ में कहे ये n बराबर m, यानी कि दोनों कैसे हैं? इक्वल है। इक्वल है मतलब वैल्यू तो क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट मिलेगी। ये देखो ये दोनों इक्वल है, n बराबर n, ठीक है, तो वैल्यू तो क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। तो आप इस कंडीशन में ध्यान रखना, इसका मान होगा फैक्टोरियल n,
ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि जब भी n और m यहाँ बराबर होते हैं तो इसका मान क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। क्लियर है। और अगर इस कंडीशन में हो n बड़ा हो m से, n क्या हो, m से बड़ा हो, तब ध्यान रखना इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। यानी कि एक चीज और देखना, डेल n x की पावर n माइनस 1 इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ ये n क्या है, इस n माइनस 1 से तो बड़ा ही है। इस n में से क्या हो रहा है, एक घट रहा है, ये n क्या है, यहाँ यही तो कंडीशन है, n ग्रेटर देन n माइनस 1, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये देखो यही वाली कंडीशन है, ये यही वाली कंडीशन है। आप ये इसको ये प्रकार से लिख लो, चाहे n+1 या x की पावर n, बात तो एक ही है। अब ये बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस फंडामेंटल थ्योरम से चीज निकल कर सामने अपने आती है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि y बराबर fx आपका x में n घात का कोई फलन है, तब क्या कह रहा है, तब इसका जो nवां अंतर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, अचर होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तथा साथ में ये कह रहा है कि इसका n+1 वां अंतर, जो इसका जस्ट आगे वाला अंतर है, मतलब n+1 वां अंतर वो क्या होगा, हमेशा, वो हमेशा 0 होगा। क्लियर है। तो यही कह रहा है कि डेल, अब मैं मान लेता हूं fx बराबर, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि fx बराबर xn आपके पास कोई फलन है, तब जो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इसका जो nवां अंतर डेल n fx का मान क्या है, xn, ये कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। साथ में इसका n+1 वां अंतर वो कैसा मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्लियर है। यही क्या कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम कहती है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और साथ में जो नोट में मैंने आपको बताया कि डेल n x की पावर n वाली वैल्यू क्या बताई थी, कि यदि डेल n x n हो, दोनों इक्वल हो, तो इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। क्लियर है। और यदि डेल n+1 x की पावर n हो तो इसका मान क्या होगा, 0, यानी कि अगर ये बड़ा है इस n से, यानी कि आपके पास डेल 5 और x की पावर 4 हो तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। यदि आपके पास डेल 6 x की पावर 6 है तो इसका मान क्या होगा, फैक्टोरियल 6 होगा। क्लियर है। यहाँ तक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट लगा के दोनों ये याद रखने वाली है आपके पास, डेल n x की पावर n बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n, n+1 xn क्या होता है आपके पास, 0 होता है। क्लियर है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट था, ये सभी को ध्यान में होना चाहिए, जो भी है आपको बताया है, और एग्जाम में ये फंडामेंटल थ्योरम कई बार पूछी भी जाती है। तो देखना इसके क्वेश्चंस करते हैं ये वाले। अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल की पावर 6, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3, इस ax को bx स्क्वायर से करा तो ए बी x की पावर 3 माइनस ax। क्लियर है। फिर करो माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 1, और साथ में सी एक्स क्यूब माइनस 1। क्लियर है सभी को। अब क्या करोगे, पूरी वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो देखना डेल की पावर 6 ऐसा का ऐसा, अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ए बी सी एक्स की पावर 6, ए बी सी एक्स की पावर 6। क्लियर है। माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए बी एक्स क्यूब। अब इस एक्स को इससे करोगे तो माइनस ए सी एक्स की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस ए एक्स। आगे बढ़ो, अब बी को करो माइनस बी सी एक्स की पावर 5, माइनस बी सी एक्स की पावर 5, और देखना माइनस माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इस 1 को करो प्लस सी एक्स क्यूब और माइनस 1। ये क्या है, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो अपने पास ये टर्म आ गई। इनको सबको अब देखो डेल ऑपरेट कर दो पूरे के ऊपर। ये डेल ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं डेल 6 ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस डेल की पावर 6 ए बी एक्स क्यूब माइनस ए सी डेल की पावर 6 ए सी एक्स की पावर 4 प्लस ए प्लस डेल 6 ए एक्स
माइनस डेल 6 बी सी एक्स की पावर 5 प्लस डेल 6 बी एक्स स्क्वायर प्लस डेल 6 सी एक्स क्यूब माइनस डेल 6, ये वाली टर्म आपके पास आ गई। अब अपन ने पढ़ा था कि डेल से जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है, जो लास्ट क्लास में बताई हुई है प्रॉपर्टी, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लो। तो ए बी सी डेल 6 एक्स की पावर 6 प्लस ए बी डेल 6 एक्स क्यूब माइनस ए सी डेल 6 एक्स की पावर 4 प्लस डेल 6 ए डेल 6 एक्स माइनस डेल बी सी डेल 6 एक्स की पावर 5 प्लस बी डेल 6 एक्स स्क्वायर प्लस सी डेल 6 एक्स क्यूब माइनस डेल 6। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आगे देखना, अब मोस्ट ऑफ टर्म इसमें सारी जीरो बन जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी। किस वाली प्रॉपर्टी से? फंडामेंटल प्रॉपर्टी जस्ट अभी अपन ने पढ़ी थी कि साहब जब भी ये वाली टर्म इससे बड़ी होती है तो इसका मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अभी पढ़ी थी जस्ट कि डेल एन प्लस 1 एक्स एन बराबर क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि n प्लस 1 ही हो, ये एग्जाम्पल दिया था, आप इसको ऐसे समझ सकते हो डेल m एक्स एन बराबर क्या होता है? जीरो होता है। किस कंडीशन में होता है? अगर m बड़ा हो किससे? n से। अब ये कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? सिर्फ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब किससे है? बड़ा होना चाहिए। तो मतलब यहाँ ये 6 बड़ा है इस 3 से, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, जीरो, ये जीरो एंड ये जीरो। तो ये सारी टर्म जीरो हो गई। बचा क्या आपके पास? सिर्फ ये बचा, यानी कि ए बी सी डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6, ये फाइनल टर्म आपके पास बची। जस्ट अभी और पढ़ा था कि डेल एन एक्स एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन। एन का मान कितना है? यहाँ 6 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए बी सी इंटू फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 का मान लिख दो, ए बी सी कोष्टक 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 30 120 360 720, यानी कि इसका मान क्या होगा? 720 ए बी सी। ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ, जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं वो सारे के सारे अपन वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हो या एग्जाम में आने के जिनके पूरे चांसेस होते हैं। जो भी अपने फर्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर से, उनको तो सभी को पता होगा कि जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे वो सारे के सारे कैसे करे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए थे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला देखना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डेल एन ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। डेल को अंदर भेज दो, तो डेल ए एक्स एन प्लस डेल एन बी एक्स एन माइनस 1। क्लियर है? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ए डेल एन एक्स एन प्लस बी डेल एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर होगा? मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को आंसर भी पता चल गया होगा, आंसर भी दिख गया होगा। यही वाली चीज देखो, ये यहाँ क्या शो कर रहा है? n ग्रेटर देन n माइनस 1, मतलब ये वाला इससे छोटा है, ये वाला छोटा ही तो है इससे, यानी कि इसका मान तो क्या हो जाएगा? 0। एंड ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो इसका मान क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n, और साथ में क्या है? a, तो इसका मान क्या हो जाएगा? a इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो क्लियर होगा यहाँ तक सभी को मेरे ख्याल से, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो अपना जो डेल ऑपरेटर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। डेल और नेबला अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो आता है अपने ई ऑपरेटर आता है, तो ई ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखना, बात करते हैं अब ई ऑपरेटर की, और उसके ऊपर फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखना, बात करते हैं अब ई ऑपरेटर की, यानी कि ई संकारक की बात करते हैं। तो ई संकारक क्या होता है उस पर एक नज़र डालते हैं।
वही चीज मान लो आपको fx या fa आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, fa क्या दिया हुआ, कोई फलन दिया हुआ है, ठीक है, fa क्या है, कोई फलन है, तथा fa मान लो या fx मान लो, तथा a प्लस h, a प्लस 2h डैश डैश a प्लस nh इसके कोई क्रमागत मान है, इसके क्रमागत मान है। ये सारे क्या है, इस बहुपद के मान है। ये n का, n पदों का कोई, सॉरी n घात का क्या है, कोई बहुपद है। और a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h डैश डैश a प्लस nh ये सारे क्या है, इसके मान है। तब आपका जो e ऑपरेटर होगा, तब ऑपरेटर e जो होगा वो इस प्रकार होगा, e f a इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। ये क्या होगा, ई ऑपरेटर होगा। कहने का मतलब है जब भी आप इस ई को ऑपरेट करते हो एक के इस फंक्शन के ऊपर, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, एच एड हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, एच एड हो जाएगा। तो क्लियर होगा यहाँ तक सभी स्टूडेंट को कि इसमें क्या हो जाएगा। अगर देखो इसी प्रकार चलते जाए, ई टू एच ई टू एफ ए हो, क्लियर है, तो देखना इसको आप लिख सकते हो ई इंटू ई एफ ए, ठीक है। तो ई ये क्या बन जाएगा, एफ ए प्लस एच बन जाएगा। क्लियर सभी को। दोबारा एक बार ई करोगे तो इसमें एक और एच ऐड हो जाएगा, तो ई तो हट जाएगा, एफ ए प्लस एच, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एफ ए प्लस 2h बन जाएगा। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपके पास एक रिजल्ट सामने आ रहा है कि जब e की पावर 1 थी तो यहाँ h था, e की पावर जब 2 है तो यहाँ कितना है, 2h है। इसी प्रकार e3 f a हो तो कितना बन जाएगा, ये f a प्लस 3h, मतलब यहाँ जो भी होगा उसको h से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। सिमिलरली e4 f a प्लस 4h बन जाएगा। क्लियर होगा। सिमिलरली डैश डैश चलते जाओगे तो ई एन एफ ए कितना बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा एफ ए प्लस एन एच बन जाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका ई ऑपरेटर कहलाता है। तो क्लियर होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इनवर्स की बात करते हैं। जो e-1 होता है, ई इनवर्स की बात करते हैं उस ऑपरेटर भी। ये पूरा का पूरा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा। बात करते हैं ई इनवर्स की। तो ई इनवर्स के बारे में देखना, अगर जब भी आप इस ई इनवर्स को अप्लाई करते हो इसी फंक्शन के ऊपर, तो ध्यान रखना उसमें तो एच ऐड हो रहा था, इसमें क्या होगा, एच घट जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली ई माइनस 2 एफ ए क्या बन जाएगा आपके पास, एफ ए माइनस 2h बन जाएगा। क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ई माइनस 3 एफ ए क्या बन जाएगा आपके पास, एफ ए माइनस 3h बन जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। तो e की पावर माइनस एन एफ ए क्या बन जाएगा आपके पास, ई एफ ए माइनस एन एच बन जाएगा। क्लियर है। तो ये यहाँ पर आपका ई इनवर्स ऑपरेटर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखना कुछ इसमें रिलेशन होता है, उस रिलेशन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर आपके पास e की पावर 0 एफ ए होता है तो ध्यान रखना इसका मान कितना होगा, एफ ए ही होगा। क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो एफ ए प्लस 0 इंटू एच। ये क्या बन जाएगा, 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, एफ ए ही आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली e माइनस एम और ई एन एफ ए, ये इस प्रकार से ऑपरेट हो रहा हो और साथ में कह रहा हो कि n बराबर m है, n और m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी दे रहा है, सेम दे रहा है, तब भी इसका मान क्या होगा, एफ ए ही होगा। क्योंकि वैल्यू सेम होगी तो ये क्या बन जाएगा, e के ऊपर 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा तो वैल्यू क्या दे देगा आपको, एफ ए ही देगा। क्लियर है। तो अब इसकी जो अपना ई ऑपरेटर है इसकी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुणधर्म के बारे में। तो ये गुणधर्म वही होंगे सेम जो अपन ने पीछे डेल के बारे में पढ़े और साथ में नेबुला के बारे में पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे कि एक तो ये घातांक नियम का पालन करता है,
एक ये रेखिकता नियम का पालन करता है, एक ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, एक ये योग के लिए बंटन नियम का भी पालन करता है। ये हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखना नंबर 1, ये क्या करता है दोस्तों, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर है सभी को? यानी कि ई सी एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो सी एफ एक्स प्लस एच लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, एक ही बात है, सी तो बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि ई ऑपरेट किस पे होगा, सिर्फ एफ एक्स पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा। वहां अपने पास क्या था, एक्स की जगह ए था, यहाँ अपने पास क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक ही बात है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या करना है, एच ऐड करना है। तो ये क्या हो गया, सी ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिख सकते हो आप वापस, ई एफ एक्स लिख सकते हो, यानी कि एफ एक्स से एफ एक्स हटा दो तो ई सी इक्वल टू सी ई। ये क्या हो गया आपके पास, क्रम विनिमय नियम हो गया। कहने का मतलब है जो ऑपरेटर ई होता है वो किसका पालन करता है दोस्तों, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है साथ में कि ये योग के लिए बंटन नियम का भी पालन करता है। योग के लिए बंटन नियम का पालन। ठीक है, यानी कि वही चीज ई एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्लियर है सभी को? यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, दोनों पे ई ऑपरेट होगा तो ई ऑपरेट होगा तो आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। इस टर्म को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको सिंगल लिख दो, इसको क्या लिखोगे, ई एफ एक्स प्लस इसको क्या लिखोगे, जी ई जी एक्स। ठीक है, साथ में ई एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये क्या हो गया, योग के लिए बंटन नियम हो गया। तो क्लियर है, योग के लिए बंटन नियम का मतलब इसको अंदर आप भेज सकते हो। क्लियर है? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखना साथ में ये कहता है ये लीनियर प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। ठीक है, यानी कि रेखिकता गुणधर्म किसका पालन करता है, रेखिकता गुणधर्म का भी पालन करता है। यानी कि ई सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, सी वन ई एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स। क्लियर है सभी को? इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ये यहाँ क्या आएगा, सॉरी ई आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रेखिकता नियम हो गया। नंबर 5 आता है इसमें घातांक नियम। क्या आता है नंबर 5 इसमें, घातांक नियम। यानी कि e की पावर n e की पावर m को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर n प्लस m लिख सकते हो। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। प्रूफ देखते हैं इसका एक छोटा सा कि किस प्रकार इसको ऐसा लिख सकते हो आप। तो देखना इसका प्रूफ, यानी कि आप इसको लिख लो e की पावर n e की पावर m एफ एक्स, ये लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? यानी कि सबसे पहले e की पावर m ऐसा कैसा, e की पावर m इस पे ऑपरेट कराओगे तो h को m से गुना करके इसमें ऐड कर दोगे, यानी कि एफ एक्स प्लस एम एच। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना अब क्या करोगे आप, दोबारा e की पावर n को क्या करोगे, ऑपरेट करोगे तो n को क्या करोगे, h से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दोगे, यानी कि एफ एक्स प्लस एम एच। तो ऐसा कैसा, इसमें एन एच भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। h दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लो, एफ एक्स प्लस एम प्लस एन, और h को क्या ले लो, बाहर ले लो। क्लियर है? अब देखो इस h के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, m प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये किस क्या सिंबल है, m प्लस एन एफ एक्स का। एक ही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि e की पावर n e की पावर m एफ एक्स को आपने क्या लिखा, e की पावर m प्लस एन एफ एक्स लिखा। ये x ये वाली टर्म रिमूव कर दो तो e की पावर n e की पावर m बराबर क्या बनेगा आपके पास, e की पावर m प्लस n बन जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर होगा?
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज है, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज देखो ज्यादा ध्यान में रखने वाली इनमें कुछ चीजें है भी नहीं। मोस्ट ऑफ जो रूल रेगुलेशन आप अब तक लगाते आए हो, जो रूल आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, वही के वही रूल क्या हो रहे हैं इसमें काम में लिए गए हैं, वही के वही रूल इसमें क्या किए गए हैं, यूज में लिए गए हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जितने भी अपने तीनों पेपर्स हैं मैथ्स के, तो तीनों पेपर्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं अपन, या पता होगा सभी स्टूडेंट को बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस डाला हुआ है, उस सिलेबस को चेक कर लें आप। ठीक है, सिलेबस डाला हो, उसमें आपको बताया गया है 3 पेपर आपके चलते हैं। एक फर्स्ट पेपर जो होता है आपका वो किसका होता है, रियल एनालिसिस का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, जो नंबर सेकंड पेपर होता है आपके वो डीई होता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नंबर 3 आपके पास आता है जो अपना चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण। क्लियर होगा। इसके साथ एक वेक्टर स्पेस की भी बुक है आपके पास, सॉरी आंशिक अवकलन की भी एक बुक, आंशिक अवकलन इसके साथ है, वेक्टर इसके साथ है। ठीक है, तो एक एक यूनिट उनकी आपको पूछी जाती है। तो जो सिलेबस है डिटेल में वो डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक करें क्या क्या सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें। ये वाला जो पेपर है रियल एनालिसिस, ये काफ़ी अच्छा पेपर रहता है। इसके अंदर जो 2 स्कोरिंग पेपर रहते हैं अपने, ये वाले रहते हैं। इसमें पूरे में से पूरे नंबर स्टूडेंट इजीली कवर कर लेता है। अगर कंटिन्यू आप क्लास लेते हो, कंटिन्यू रेगुलरिटी रखते हो आप क्लास में, ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन को ज्वाइन करो। ठीक है, और रेगुलर जो क्लासेस चल रही है, जो शेड्यूल आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासें चलेगी और चल रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी क्लासें हैं वो आपको अटेंड करनी जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी नंबर आप लाना चाहो ला सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर आप इजीली कवर कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट वगैरह होते हैं तो उसके लिए हम बैठे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तैयार है। जो भी डाउट हो, जो भी क्यूरीज हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो भी लिंक दिया हुआ है उस पर आप अपने मैसेज भेजें। और कॉलेज वाले स्टूडेंट कॉलेज वाले को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ हम रेगुलर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही हम आपसे चाहते हैं। बाकी आप हम पे छोड़ दो, बाकी रेगुलर पढ़ते रहें, यही आपसे उम्मीद करते हैं। आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। और साथ में एक इम्पोर्टेंट सूचना ये कि तीनों पेपर पीसीएम के, जो फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, और साथ में अपना जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये तीनों पेपर आपको आई स्टडी ऑनलाइन पूरे लेक्चर्स इनके प्रोवाइड कराएगा। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि तीनों पेपर्स के जो नोट्स हैं, तीनों पेपर्स के जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे नोट्स A to Z नोट्स आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जल्द से जल्द आपको इन तीनों के नोट्स के लिंक दे दिए जाएंगे। आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, अभी से स्टार्ट हो जाएं तैयारी करने में, क्योंकि अगली बार तो एग्ज़ाम 100% होगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोरोना रहे या ना रहे, एग्ज़ाम तो अगली बार होनी है, वो 100% होगी। इस बार ही पहली बार ही देखा है कि एग्ज़ाम ही ना हो, वरना हमने तो पहली दूसरी में भी एग्ज़ाम दी थी। तो ठीक है, इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जल्द ही, वहाँ से आप डाउनलोड करें। और प्रिंट आउट निकलवाना चाहे तो उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवा चाहे तो आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन में भी उनसे पढ़ सकते हो। और साथ साथ में खुद उनको अपनी हैंड, अभी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास काफ़ी टाइम है, अपन इन्हीं नोट्सों से हम पढ़ते जा रहे हैं और आपको पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जो नोट्स हैं वही यहाँ आपको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। तो अगर इन नोट्सों से आप पढ़ते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है, आपको ये वादा है। तो ये नोट्स डाउनलोड करें। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन की कह नहीं सकते, देखो कहीं से भी इधर उधर हो जाता है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। और यही नोट्स हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आपको फ़ायदा ये होगा इससे कि नोट्स पर डे जितना हम पढ़ाएं, ज़्यादा आप नहीं पढ़ा रहे, इतना ही पढ़ा रहे हैं कि आप इजीली कवर कर सको। ठीक है, जितना नहीं पढ़ा रहे जितना ही पढ़ाएंगे जितना आप इजीली कवर कर सको। और साथ में रेगुलर पढ़ते जाओ। ठीक है, रेगुलर पढ़ते जाओगे और साथ में अपने जो नोट्स हैं उनको खुद की हैंड राइटिंग में लिखते जाओ। जो लेक्चर्स कंप्लीट हुआ उसके नोट्स देखो, ठीक है, पहले पढ़ो फिर नोट्स देखो,
फिर उनको क्या करो, अपनी हैंड राइटिंग में खुद लिखो। इस प्रकार खुद के भी नोट्स बनते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होती जाएगी। और कंटिन्यू क्लास लेते जाते हो तो आप दिसंबर तक एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, दिसंबर तक आपको जितने भी 9 के 9 पेपर हैं, 3 फिजिक्स के हैं, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ के सारे क्या हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम होनी है मार्च फेब तक, फेब या मार्च तक, तब तक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अपने जो जूनियर हैं, जो इन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है, पास आउट करे हैं, जो नए हैं, कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको अपने चैनल को, उन तक अपने चैनल को पहुंचाना है ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, क्योंकि आपका प्रयास आपके ही काम में आने वाला है। हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपना एक कदम उठाएं और थोड़ी मेहनत करें। तब तक के लिए आपका दिन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास लेकर, इसके आगे बढ़ते हैं। और जो अब तीनों में रिलेशन होता है, ई, डेल और नेबुला, इन तीनों में जो रिलेशन होते हैं उन रिलेशन की बात करते हैं और जल्दी एक नई क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद।